स्टार्ट किया अपनी क्लास को। और आज हम लोग पढ़ेंगे NEP 2020, जिसे हम लोग कहते हैं नई शिक्षा नीति। हिंदी में होता है नई शिक्षा नीति और इंग्लिश में होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही नहीं आए हैं। फॉर्म आने में और फॉर्म भरे जाने में भी तो वक्त लगता है, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाते हैं दिसंबर वाले, कम से कम 1 महीना तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती है, और फिर 1 महीने के बाद आपका जो है वो उसकी क्या होती है, एग्जाम की डेट आती है। तो 2 महीने तक तो अभी उम्मीद नहीं है कि आप दिसंबर वाला दिसंबर में हो जाए। आप लोग देखिए जून वाला ही सितंबर में हुआ है, जबकि वो जून में होना था। तो ये भी क्या है, थोड़ा सा क्या है, आपके लिए फायदेमंद है, आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले मुझे बताइए कि पहली NEP कब आई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब आई थी? वेरी गुड, ये आई थी 1968 में। और इसको किसने रिकमेंडेशन किया था, यानी कि किसने इसकी सिफारिश की थी? रिकमेंडेड बाय न्यू शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को किसने रिकमेंडेशन किया था? एग्जैक्टली किसने किया था? कोठारी कमीशन ने। और कोठारी कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? कोठारी कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? हाँ बिल्कुल, अली अदनान ने सही बताया है। आंसर हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी, बहुत बढ़िया, अली अदनान। ठीक है, और इसी ने रिकमेंडेशन किया था कि पहली शिक्षा नीति आनी चाहिए, वो आई 1968 में। लेकिन अगर हम बात करें ऑफिशियली कब आई NEP, इसमें तो सिर्फ रिकमेंडेशन किया गया था, लेकिन ऑफिशियली कब आई? बिल्कुल, ऑफिशियली आई 1986 में, 1986 में। और पूछा जाता है किसके कार्यकाल में आई, तो स्वर्गीय राजीव गांधी के कार्यकाल में आई। उस वक्त राजीव गांधी थे। और इसमें नई शिक्षा नीति में सबसे पहले क्या जोड़ा गया? कंप्यूटर एजुकेशन जोड़ी गई। सबसे पहले कंप्यूटर लाया गया इसमें, या हम लोग कह सकते हैं डिजिटल डिजिटल एजुकेशन नई शिक्षा नीति से ही आया। इसके बाद एक आया POA। ये भी क्या था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जांचने का एक प्लान था। इसको हम लोग कहते हैं प्लान ऑफ एक्शन। ये कब आया? 1992 में। प्लान ऑफ एक्शन 1986 में जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, उसी में हम लोग लेकर आए प्लान ऑफ एक्शन कि इसमें क्या क्या चीजों की कमी है और इसमें क्या क्या चीज जो है वो हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है POA की फुल फॉर्म क्या है, तो है प्लान ऑफ एक्शन। और ये कब आया? ये आया 1992। इसका काम क्या था? इसका काम था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखना और समझना, और उसका क्या करना, उसका एवोल्यूशन करना। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन, हाँ समीक्षा भी कह सकते हैं एक तरीके से। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम है, वो है हमारी NEP 2020। और NEP 2020 कितने पेजेस की है, तो लिख लीजिएगा 70 पेजेस की ये क्या है, पॉलिसी है। यानी कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो है 70 पेजेस की। 70 पेज में जो है वो इसको क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। अब इसको प्रेजेंट किसने किया, इसको बनाया किसने है, ये सारी बातें जो है वो हमें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसको बनाया किसने है। तो इसने बनाया है कस्तूरी रंजन कमेटी ने। कस्तूरी रंजन कमेटी ने इसको क्या किया है, बनाया है। कस्तूरी रंजन कमेटी को काम दिया गया था NEP बनाने का, कि आप जो है वो इसे बनाइए। तो कस्तूरी रंजन कमेटी ने इस पर 2-3 साल काम किया, और 2-3 साल काम करने के बाद 31 मई 2019 को
31 मई 2019 को क्या किया, NEP बनाकर तैयार कर दी, और बनाने के बाद इसने सबमिट की किसको, MOE को। कोई बच्चा बता सकता है MOE किस डिपार्टमेंट का नाम है? MOE इस डिपार्टमेंट को कहा जाता है? बिल्कुल, ये रिपोर्ट पेश की गई मिनिस्ट्री या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को, क्योंकि वही क्या है, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एजुकेशन पॉलिसी का। और जब इन्होंने इसमें रिपोर्ट पेश की कस्तूरी रंजन कमेटी ने, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, कस्तूरी जी थे। ठीक है, कस्तूरी रंजन नाम है, और इस कमेटी के अध्यक्ष भी कौन थे, कस्तूरी रंजन ही इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। ठीक है, इसके बाद इसको जो अप्रूव मिला NEP को, यहाँ तो सबमिट की गई, लेकिन अप्रूव मिलने में इसे काफी वक्त लग गया, और 29 जुलाई 2020 को ये क्या हो गई, अप्रूव हो गई, यानी कि इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पे क्या की गई है, सबमिट की गई है, किसको सबमिट की गई, MOE को। MOE ने इसे अप्रूव कर दिया। कोई बता सकता है कि इसको लागू कब किया गया, लागू कब किया गया? इस NEP को लागू कब किया गया? एक बच्चा बता रहा है 2021। ठीक है, और बच्चे भी बचे हैं अभी, और बच्चे भी बताएं, एक आइडिया लीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्जाम में, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। बताएं भाई, सभी बच्चे रिप्लाई करें। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, अभी तक ये लागू नहीं की गई है, अभी सिर्फ अप्रूव की गई है, अभी ये NEP लागू नहीं की गई है, क्योंकि ये पूरे मुल्क पर एक साथ करना मुश्किल है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, अभी इस पे और काम कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी लागू नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभी बनके तैयार है, अभी लागू नहीं की गई है। अभी ये जो लागू नहीं की गई है और अप्रूव कर ली गई है, इसमें क्या है, बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं या बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहे, या लोग उन्हें समझना नहीं चाह रहे। इससे बच्चों का भी फायदा है और इससे टीचर्स का भी फायदा है, लेकिन कुछ इसके नुकसान भी हैं और कुछ इसके जो है वो फायदे भी हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज बनती है तो उसके फायदे और नुकसान जो है वो दोनों होते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ अप्रूव की गई है, अभी लागू नहीं किया गया है। जैसे आपने सुना होगा, एक कानून आया था CAA। ठीक है, वो बन के तैयार हो गया था, और उसे जो क्या कर ली गई थी, मान्यता दे दी गई थी, लेकिन उसको लागू करने में कम से कम 2 साल का वक्त लगा। ये सुनो, आपने पढ़ा होगा CAA और NRC जब आया था, कानून बन गया है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है, राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी टाइम लगा, 2 साल का वक्त लगा। तो इसी तरह से ये जो NEP है ये बन के तैयार है, गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट जब इसे लागू कर देगी तब से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो बनाया गया था वो बनाया गया था कस्तूरी रंजन ने, और कस्तूरी रंजन के साथ कुछ और मेंबर भी थे, जैसे TS सुब्रमण्यम, TS सुब्रमण्यम। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, इसका क्या किया था, बनाया था मसौदा। कस्तूरी रंजन बाद में आए थे, पहले आए थे TS सुब्रमण्यम। क्यों, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई
इसके बाद इनका काम दिया गया कस्तूरी रंजन को। इसको कस्तूरी रंजन को, ये जो थे टी.एस. सुब्रमण्यम, ये इस पर काम कर रहे थे तकरीबन 2015 से। तकरीबन 2015 से एनईपी पर काम कर रहे थे, लेकिन इनकी हो जाती है मृत्यु। उसके बाद ये काम दे दिया जाता है किसको? कस्तूरी रंजन कमेटी को, और ये अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं 31 मई 2019 को, और गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट कर लेती है 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, और इसके बाद उसे संभाल के रखती है और वेट करती है कि इसका हम लोग जो है वो कैसे यूटिलाइज करें, या हम लोग इसे जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब इम्प्लीमेंट करने से पहले इसमें जो है वो अलग अलग बातें जो है वो हमें देखनी है कि इसमें क्या पैटर्न था, इसमें क्या क्या चीजें जो है वो लोगों के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए थी। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अहम बात है जो हमें पढ़नी है वो है इसका पैटर्न, कि इसका पैटर्न क्या है। क्योंकि अभी तक आप लोगों का पैटर्न पता होगा, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन। तो जो सबसे ज्यादा सवाल आता है एनईपी से, वो इसके पैटर्न को लेके ही आता है। पैटर्न है इसका 5, 3, 3 और 4। ये इसका पैटर्न है। अब इसको कैसे ब्रेक किया गया है वो समझता है। ये जो 5 साल है, इसको हम लोगों ने माना है फाउंडेशन। क्या माना है? फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन से मुराद होता है बुनियाद। तो फाउंडेशन एज में, या फाउंडेशन स्टेज कितने साल की है? 5 साल की। फाउंडेशन स्टेज कितने साल की है? 5 साल की, जिसे हम लोग कहते हैं प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी, जिसे हम बड़े स्कूल में जाके क्या कह सकते हैं? एक तरीके से प्ले स्कूल कह सकते हैं। ठीक, प्ले स्कूल भी कह सकते हैं, जहाँ पर बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। कोई बच्चा बता सकता है खेल विधि किसने बताई थी, या खेल विधि का संस्थापक या आविष्कार कौन है? खेल विधि। खेल विधि, अगर किसी को ना पता हो तो लिख दीजिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो खेल विधि दी थी किसने? फ्रोबेल ने। ठीक है, ये आपके आगे है एग्जाम में, वो मैं करवा दूंगा आपको। खेल विधि किसने दी है? फ्रोबेल ने दी। याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आ गई आपकी प्री प्राइमरी, जिसे हम लोग कहते हैं प्ले स्कूल। अभी 5 सालों को 2 एतवार में तकसीम कर दिया। पहले जो 3 साल है वो आता है किसमें? प्ले स्कूल में। शहरों में हो जाता है प्ले स्कूल, लेकिन गांव में क्या बोला जाता है? गांव में बोला जाता है आंगनबाड़ी स्कूल। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक सरकारी स्कूल होता है, उसमें एक आंगनबाड़ी का कोर्स भी कराया जाता है। बच्चों को घर से लेकर आया जाता है, बच्चों को बिस्किट, राशन का सामान या खाने पीने की चीज है वो बच्चों को दी जाती है, ताकि बच्चा जो है वो आदत में ढल जाए और बच्चा जो है वो स्कूल में आने लग जाए। तो उसे बोलते हैं प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी स्कूल, जो बच्चा 3 साल तक चलता है। ये सरकारी स्कूल में चलते हैं, पहला एक, फिर वो सॉरी, पहली क्लास चलती है, आपने देखा होगा, नर्सरी चलती है, फिर एलकेजी चलती है, और फिर कौन सी चलती है? यूकेजी चलती है। सुना है आप लोगों ने? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। इसी को क्या मान लिया गया है? इसी को प्ले स्कूल मान लिया गया है, कि बच्चे को खेल खेल में ये सारी चीजें बताई जाए। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी। जो सरकारी स्कूल है उसमें चलता है कच्ची एक, पक्की एक, फिर जाके वो पक्के एक में आता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आंगनबाड़ी। इसके बाद जब बच्चा 3 साल प्ले स्कूल में कंप्लीट कर लेता है, उसको फिर मिलते हैं 2 साल, जिसमें वो पढ़ता है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। क्या करता है? जिसमें वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास क्या करता है? पास कर लेता है। तो ये होता है इसका क्या? फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चे की बुनियाद तैयार की जाती है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, जो दूसरी स्टेज है, उसे हम लोग कहते हैं प्री पैरोटरी स्टेज। प्री पैरोटरी स्टेज, ये कितने साल की होती है?
ये 3 साल की होती है। अब जाहिर सी बात है हम लोग सेकंड क्लास में आ गए, तो थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास, तो ये किस वाली स्टेज में आएगी? ये आएगी प्री प्रेपारेटरी स्टेज में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज कितने साल की थी? मिडिल स्टेज भी 3 साल की थी। तो अब कौन सी आ जाएगी? 6th, 7th और 8th। मिडिल स्टेज किस में आ गई? 6th, 7th और 8th। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये कितने साल की है? सेकेंडरी स्टेज कोई बच्चा बता सकता है? सेकेंडरी स्टेज कितने साल की है? बिल्कुल, कितने की हो जाएगी? 4 साल की हो जाएगी सेकेंडरी स्टेज, जिसमें कौन कौन सी क्लास आएगी? 9th, 10th, 11th और 12th। ये क्या है? 4 स्टेज है और ये क्या है? पैटर्न है। और सेकेंडरी स्टेज में क्या खास बात है? आपको पता है जब बच्चा 10वीं पास कर लेता है तो उसे क्या चेंज करनी होती है? अपनी स्ट्रीम चेंज करनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग। भी पता है ना, 11th और 12th अलग अलग वर्ग में होती है। जैसे कोई बच्चा आर्ट्स में करना चाहता है, कोई बच्चा कॉमर्स में करना चाहता है, कोई बच्चा साइंस में करना चाहता है। यस और नो? भाई कोई बच्चा 12वीं जो है वो आर्ट्स से करेगा, तो 12वीं के बाद वो बच्चा किस में पढ़ेगा? बीए में। कोई कॉमर्स करेगा तो 12वीं के बाद वो बच्चा किस में एडमिशन लेगा? बी कॉम में। कोई बच्चा साइंस में एडमिशन लेगा 12th के बाद, वो किस में लेगा? बीएससी में लेगा। यानी कि ये क्या है? इनकी जो आर्ट्स स्ट्रीम है, कॉमर्स स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, वो पहले से तय है। लेकिन एनईपी ने क्या किया है कि ये जितनी भी सारी स्ट्रीम थी इनको क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। यानी कि जो बच्चा आर्ट्स पढ़ना चाहता है वो साइंस भी पढ़ सकता है, और जो बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है वो बच्चा आर्ट्स भी पढ़ सकता है। इसी तरह से कॉमर्स भी है। कोई बच्चा कॉमर्स लेना चाहता है लेकिन कॉमर्स के साथ वो साइंस भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। कॉमर्स के साथ वो आर्ट्स पढ़ना चाहता है तो भी बच्चा आर्ट्स पढ़ सकता है। यानी कि अब एनईपी में क्या हुआ कि कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। नो स्ट्रीम सिस्टम। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, मुझे उर्दू पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट मिलते हैं बीए में, लेकिन मेरी दिलचस्पी जो है वो साइंस में भी है। मैं साइंस भी पढ़ना चाहता हूँ। तो क्या है कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उर्दू को आप मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, और आप इसे क्या कर सकते हैं? इसे आप सप्लीमेंट्री में भी काम ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है आप इलेक्टिव सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो आप आर्ट्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही आपको बीएससी करनी है लेकिन आपकी दिलचस्पी उर्दू लिटरेचर में भी है, आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आप उर्दू सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है एनईपी का। तो ये पैटर्न आपको समझ में आया कैसे काम करता है एनईपी का पैटर्न? ठीक है, गुड। चलिए ये हो गई इसके पैटर्न की बात। अब इसमें कुछ बातें हैं जो एग्जाम के हवाले से जो क्या करनी है, हमें तैयार करनी है। सबसे पहले इसमें जो काम शुरू किया गया वो बात की वोकेशनल सब्जेक्ट की या वोकेशनल एजुकेशन की, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से व्यवसाय शिक्षा। व्यवसाय शिक्षा, और ये बात हमने कहाँ से ली है? ये बात हमने ली है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। व्यवसाय शिक्षा या हम लोग कह सकते हैं वोकेशनल शिक्षा। अब सरकार है दिन ब दिन हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो क्या है? आसमान छू रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी क्या सोचती है कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए सरकार ने ये वोकेशनल एजुकेशन या व्यवसाय शिक्षा ऐसे चलाई है कि अगर बच्चे के अंदर स्किल है तो बच्चा अपना काम कर सकता है, चाहे वो पेंटर का हो, लकड़ी का हो, सैलून हो, मतलब एक तरीके से अपने ऊपर डिपेंड हो सकता है। ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं लेडीज, या लेडीज टेलर बन सकती हैं,
जो लेडीज के कॉस्मेटिक सामान है उन पे काम कर सकती हैं। यानी कि सरकार अगर नौकरी ना भी मिले बच्चों को, तो बच्चा बेरोजगार ना रहे बल्कि अपना कुछ रोजगार खोल ले। और इसीलिए बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन जो है वो मिलना शुरू कराया गया एनईपी में, और वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड किया गया। अब वोकेशनल सब्जेक्ट जो ऐड किया गया वो कौन सी क्लास से पढ़ाना शुरू किया गया? वो किया गया क्लास 6 से। जैसे आप स्कूल में देखते हैं ना, बच्चों का एक गेम पीरियड होता है, तो इसी तरीके से क्लास 6 में एक पीरियड किसका होता है? होगा वोकेशनल सब्जेक्ट का, जिसमें बच्चों को उसका प्रैक्टिकल या उससे संबंधित जो है वो बात बताई जाएगी। हफ्ते में एक दिन होगा या पीरियड एक दिन होगा, लेकिन होगा जरूर वोकेशनल सब्जेक्ट का। इसके अलावा हफ्ते में क्या होगा? बैगलेस डे होगा। बैगलेस डे यानी कि बच्चा स्कूल में एक दिन ऐसा आएगा जिसमें उसके कंधों पर बस्ता नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वैसे ही पढ़ने आएगा। और साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें बच्चा बैगलेस आएगा स्कूल में। यानी कि उसके पास ना बैग होगा ना किताबें होंगी, सिर्फ और सिर्फ वो वैसे ही आएगा। ये एनईपी ने क्या किया है? रिकमेंडेशन किया है, जिससे क्या हो सके बच्चों के शारीरिक को थोड़ा सा आराम मिल सके। आप देखते हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बैग कभी उठा के देखना, 5 से 10 किलो का वजन उसमें रहता है, जिससे बच्चों के कंधे जो है वो झुक जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसीलिए सरकार ने ये क्या किया है, इसको रिकमेंडेशन दिया है एनईपी के तहत। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग इस सारी चीजों में बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इस कमेटी में या एनईपी में कितने लोग हैं और इसको जो है बनाने के क्या क्या पर्पज रहे। ठीक है। तो इसमें जो है वो काफी सारी चीजें रही जो मैंने आपको कुछ बता दी है, और कुछ जो है मैं भी बता दी। इसके अलावा इसमें एक काम और किया गया, वो किया गया एनसीएफ यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कैरिकुलम अलग होता है और सिलेबस अलग होता है। तो एनईपी ने एनसीएफ बनाया, यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। यानी कि बच्चों को सिलेबस के साथ साथ कैरिकुलम भी कंप्लीट कराया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को एक्टिविटीज करानी चाहिए। तो कैसे करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करता है। और ये एनसीएफ किसके लिए था? ये था स्टूडेंट के लिए। लेकिन एनईपी बड़ा शातिर है, या कह सकते हैं बड़ा होशियार है, इसने एक और बनाया एनसीएफ टीई, ये भी बनाया। ये था नेशनल नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। कि भाई अब हम जो है वो पुराने टीचरों की तरह नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि हम पहले टीचर को जो है वो तैयार करेंगे, और टीचर को हम ऐसा बनाएंगे कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर क्या करे, काम करे। तो पहले हम टीचर को ट्रेन करेंगे, इसलिए बनाया गया एनसीएफ टीई, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और इसी के तहत एक कोर्स शुरू किया गया TEIS, जिसे हम लोग कहते हैं टीचर एजुकेशन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये कितने साल का रहा? 4 साल का। जैसे अभी आप लोग देखते हैं टीचर बनने के लिए बीएड होना जरूरी है। बीएड कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। लेकिन 2 साल कब? जब वो बीए में 3 साल दे देता है। तो अब एनईपी ने क्या किया, डायरेक्ट 12वीं के बाद 4 साल का बीएड कर दिया। यानी कि यहाँ पर कितने साल का फायदा हुआ बच्चों को? 1 साल का फायदा हुआ। समझ में आ गया 1 साल का फायदा कैसे हुआ? और इसी साल जो है वो इस तरह की जो है वो फॉर्म भी निकाले गए हैं कि बीएड जो है वो अब 1 साल का भी है। अब आप लोग बीएड 1 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन ये है कि आपने बीए किया हो प्लस आपने एमए किया हो। तो बीए 3 साल का होता है, एमए 2 साल का होता है, टोटल हो गए 5। अब वो बीएड करेगा
तो बीएड करेगा प्लस 2 साल और हो जाएंगे, तो जाके उसको 7 साल हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चे को राहत देते हुए एनईपी ने क्या किया, जिस बच्चे ने बीए किया है और एमए किया है तो उसके लिए बीएड कितने साल का कर दिया गया है, 1 साल का कर दिया गया है, 1 साल का कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा जो पीजीटी होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ये पढ़ाते हैं 9th को, 11th को, सॉरी 9th 10th 11th और 12th को, इन क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पीजीटी बनने के लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं थी पहले, एनईपी से पहले। अगर आपने एमए का रखा है तो आप लोग 9th 11th 9th 10th 11th 12th को क्या है पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब जो है 9th 10th 11th 12th को पढ़ाने के लिए भी बीएड जरूरी कर दिया गया है। तो इसीलिए टीचर्स के लिए या बच्चों के लिए 1 साल का जो है वो कोर्स कर दिया गया है बीएड, ठीक। और अब ये ऐसा नहीं है कि बीएड कर दिया गया है तो आप पहले बीएड करेंगे उसके बाद आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं। अगर आपने मान के चलिए हीना कौशरी कोई बच्चा है, ठीक है, इस बच्चे ने बीए कर रखा है और एमए कर रखा है और किसी राज्य में पीजीटी की वैकेंसी निकल गई उर्दू की, ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया, फॉर्म अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उसे पता चला कि भाई इसमें तो बीएड भी मांगते हैं। तो अब सरकार क्या कहती है कि आप 3 साल के अंदर बीएड कर लेना, यानी कि नौकरी लगने के 3 साल के भीतर भीतर आपको बीएड करनी जरूरी है। आप अगर बीएड नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप नौकरी लगने के बाद भी बीएड कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा है तो आप लोग जो है वो जामिया के डिस्टेंस से कर सकते हैं। 22 लास्ट डेट है उसकी, आज 18 है, 22 उसकी लास्ट डेट है और 10 नवंबर को उसका एंट्रेंस होना है। डिस्टेंस मोड से भी कर सकते हैं। 3 तरीके से एजुकेशन पढ़ाई जाती है, एक होता है रेगुलर, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है प्राइवेट। रेगुलर यानी कि आपको स्कूल में डेली जाना है, डिस्टेंस यानी कि आपको सैटरडे और संडे जाना है और प्राइवेट आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तो ये 3 कोर्स जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस वाले होते हैं ये मान्य होते हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब करते हैं तो उसमें भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट ज्योग्राफी क्लास है। हालांकि इससे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको करने की तो आप लोग जो है वो भी कर सकते हैं। लेकिन बस एमए और बीएड एक साथ मत करिएगा कभी भी, ठीक है। भले ही आपको वेट करना पड़ जाए 1 डेढ़ साल का, साथ मत कीजिएगा, उससे नुकसान हो जाएगा बहुत। हाँ, डिस्टेंस से पीएचडी भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सरकार तो चाहती है कि बच्चा पढ़ ले, किसी भी तरह से पढ़ ले, बस बच्चे ही नालायक होते हैं, बच्चे ही नहीं पढ़ पाते। और बच्चों की भी गलती नहीं है, बच्चों के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं हो पाती और इसीलिए बच्चे दर बदर के ठोकरे खाते हैं, ठीक है। चलिए फिर वापस आ जाते हैं। इसके साथ साथ एनईपी में एक काम और हुआ, और वो हुआ इसमें कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पर किस में सिखाया जाएगा, मदर टंग में सिखाया जाएगा, यानी कि उसकी मातृभाषा में उसको क्या दी जाएगी, शिक्षा दी जाएगी। जो प्राइमरी लेवल है, जो क्लास 5th तक हमने माना था, वहां पर जो है वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मदर टंग में जो है वो दी जाएगी, चाहे उसकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, उसी में जो है वो क्या किया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाया जाएगा। और इसका जो टारगेट रखा गया कि हमें इस तरीके से एजुकेशन को तकरीबन 50% तक सक्सेसफुल बनाना है 2030 तक। तकरीबन 50% हमें जो है वो 2030 तक क्या करना है, उसको बनाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो कोठारी कमीशन ने बताया था कि हमें 6% जीडीपी का खर्च करना है अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। लेकिन अभी तक हम लोग
कितना खर्च कर पाए हैं हम लोग? इस पे खर्च कर पाए हैं अभी 4.43%, यानी कि जो 6% है उस पे हम लोगों ने खर्च किया है 4.43, यानी कि इतना हम लोग अभी खर्च कर पा रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट कितना है? 6%। तो हम अब लोग अपने टारगेट से भी कम खर्च कर पा रहे हैं, और इसलिए जो हमारा GER है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रोस इनरोलमेंट रेशो, ये क्या है? ये थोड़ा सा कम है कि बच्चे जो है वो इसमें एडमिशन कम ले रहे हैं। ये GER जो है वो आपसे पता चलता है। और अभी कितना चल रहा है? ये चल रहा है 27.1। ठीक है, 27.1। और ये किस पर है? ये है सेकेंडरी लेवल पर। और अगर हम बात करें हायर लेवल पर, GER कितना है? वो है हमारा 50%। ठीक, तो ये बातें जो है वो आप लोग याद रख लीजिएगा, यहीं से जो है वो आपको सवाल आते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसमें चैप्टर कितने हैं, तो याद रख लीजिएगा 24 चैप्टर हैं NEP में। 24 चैप्टर हैं, और इसको पूरे को 24 चैप्टर को एक्सप्लेन कितने पेजेस में किया गया है? वो किया गया है 70 पेजेस में। किसमें? 70 पेजेस में। समझ में आ गया आप लोगों को? ये कुछ बातें हैं NEP से जुड़ी हुई जो आप लोग कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे बता सकता है।